हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन दिस हीट ट्रांसफर कोर्स। ये है लेक्चर नंबर सेकंड इस कोर्स का। उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक ओवरव्यू जो था, इंट्रोडक्शन पार्ट, वो कवर किया था इस कोर्स का। देन उसके अलावा हमने यहाँ पर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का जो फर्स्ट टाइप है कंडक्शन, वो हमने स्टार्ट किया था। ओके गाइस, सो यहाँ पर ये हमारा कोर्स कंटेंट इस हीट ट्रांसफर कोर्स के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्शन, देन इसके बाद कन्वेक्शन, रेडिएशन, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर एंड द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हीट एक्सचेंजर, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड देयर प्रोसेस कैलकुलेशन। और टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर के बाद हम डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ द डबल पाइप एंड साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। उसके बाद हमारा फेस चेंज के लिए टॉपिक होगा फेस चेंज फिनोमिना में बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेटर। एंड इवेपोरेटर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इवेपोरेटर्स, सिंगल एंड द मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर्स एंड देयर प्रोसेस कैलकुलेशंस। ओके गाइस, सो हमारा टॉपिक यहाँ पर है डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें टोटल 3 टाइप ऑफ मोड्स है यहाँ पर हीट ट्रांसफर के। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकेंड है कन्वेक्शन एंड थर्ड है रेडिएशन। सो हमने देखा कि कंडक्शन जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड समटाइम गैसेस है ना, तीनों प्रोसेस के लिए कंडक्शन पॉसिबल है, तीनों मीडियम के लिए। बट कन्वेक्शन जो है वो बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस के लिए ही हम डिफाइन करते हैं। एंड रेडिएशन जो है उसके लिए मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोटोन वेव्स है बेसिकली, उसकी हेल्प से रेडिएशन होता है। वहां पर आप वैक्यूम है तो भी आपका रेडिएशन बेसिकली होगा, है ना। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया था, बेसिक ओवरव्यू आपको दिया था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का, कि कंडक्शन में देखिए यहाँ पर जो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर है बेसिकली वो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा अगर आपका मेटेलिक सरफेस है। अगर आपका नॉन मेटेलिक है देन उस केस में जो लेटेस्ट वाइब्रेशन होगा बेसिकली मॉलिक्यूल्स का, उसकी हेल्प से आपका कंडक्शन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। देन उसके बाद में मैंने डिस्कस किया कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन में बेसिकली पार्टिकल मोमेंटम होता है ना। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, जो पेन यहाँ पर हम जो भी फ्लूइड यहाँ पर लाइक वाटर हम कंसीडर कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंबशन। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर जो एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इस अगर पेन की हम टोटल बात करें इस कंटेनर की, तो यहां पर जो एनर्जी बेसिकली वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज जो पार्टिकल है बेसिकली, पार्टिकल का टेम्परेचर यहां पर देखिए इंक्रीज हो रहा है और उसका डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो वो यहां पर ऊपर की तरफ मूव होगा। और जो हेवियर पार्टिकल है जिसका टेम्परेचर कम है वो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक यहाँ ये फ्री कन्वेक्शन का एग्जाम्पल था बेसिकली। तो इस तरीके से होता है कन्वेक्शन। एंड उसके बाद आता है रेडिएशन, है ना। रेडिएशन जहां पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन वेव जो बेसिकली उसकी हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर होता है, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और बेसिकली हाइयर टेम्परेचर पे हम बात करते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर की। ओके गाइस, तो इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट कंडक्शन टॉपिक। सो कंडक्शन जो है उसमें हमने देखा कि हम विद द हेल्प ऑफ फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, उसकी हेल्प से हम लिखते हैं क्यू, हीट फ्लक्स के टर्म में लिखे तो क्यू हो जाएगा स्मॉल क्यू। सो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन ए। capital Q is the heat transfer rate upon the A is the area, is equal to minus of K into dt by dx, where dt by dx is the temperature gradient and K is the thermal conductivity। ये जो K बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी हम डिफाइन करते हैं, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, और इसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, thermal conductivity K is not a function of position and K is only a function of temperature। so यहाँ पर हमने लिखा कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है, जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी, वो ओनली फंक्शन है टेम्परेचर का फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। ओके, सो इसको हम देखिए ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, thermal conductivity of material to conduct the heat, and this transport property stabilize the relationship between the flux and the temperature gradient। ये फ्लक्स एंड ग्रेडियंट की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए हीट ट्रांसफर के लिए भी होगा, ये मास ट्रांसफर के लिए भी होगा, एंड ये फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी होगा। सो यहाँ पर हीट ट्रांसफर में देखिए हमारा हीट फ्लक्स हो जाएगा, ये फ्लक्स। सो ये हो गया माइनस के इंटू डी टी बाई डी एक्स, वेर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड डी टी बाई डी एक्स इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, एंड क्यू स्मॉल क्यू एक्स इज द हीट फ्लक्स। तो ये मैंने हीट ट्रांसफर के लिए डिफाइन किया। सिमिलरली मास ट्रांसफर के लिए डिफाइन करता है, Na इज इक्वल टू माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए बाई डी जेड, वेयर डी सी ए बाई डी जेड इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डी ए बी इज द डिफ्यूजिविटी। ओके, डिफ्यूजिविटी हमको क्या दे रहा है कि डी ए बी, मतलब ए बी में कितना डिफ्यूजन हो रहा है, वो रेट बेसिकली हमको डी ए बी देता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। देन उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो हम टावक्स डिफाइन करते हैं। टावक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू डी एक्स बाई डी वाई, वेयर डी एक्स बाई डी वाई इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स जो कि फ्लक्स हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए, लाइक हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। और उसके अलावा ये यहाँ पर जो बेसिकली
ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है वो किस में रिलेशन डिफाइन कर रही है, फ्लक्स एंड ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट डिफरेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो रहा है। ओके गाइस, सो यहाँ पर हीट ट्रांसफर में हम बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। सो इस थर्मल कंडक्टिविटी की देखिए यूनिट क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूं के इज द एबिलिटी ऑफ, के इज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, के इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द हीट ट्रांसफर। सो अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं क्यू एक्स इज इक्वल टू, हीट फ्लक्स की टर्म में लिख रहा हूं क्यू एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए यहां पर माइनस साइन हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं रखेगा, बिकॉज हम यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना। सो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट यूनिट देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहां से बेसिकली के हमको मिल जाएगा के इज इक्वल टू क्यू एक्स हीट फ्लक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स, और हीट फ्लक्स को हम लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर रेट क्यू अपॉन ए, एंड डिनोमीटर में यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स है। ओके, ये हो जाएगा आपका के के लिए रिलेशन क्यू अपॉन ए। नाउ अब के जो है बेसिकली वो यहाँ पर मटेरियल प्रॉपर्टी है, के इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। सो यहां पर के की यूनिट बेसिकली क्या हो जाएगी, हम यहां पर यूनिट देख रहे हैं के की, यूनिट ऑफ के। देखिए के इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए है। सो क्यू बेसिकली हीट ट्रांसफर जो है वो बेसिकली वोट में हम डिफाइन करेंगे, अपॉन एरिया, सो मीटर स्क्वायर में एरिया हो गया, देन डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर जो कि सेंटीग्रेड में हम लिख रहे हैं, सेंटीग्रेड अपॉन जो डिस्टेंस बेसिकली मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको के के लिए यूनिट बेसिकली क्या मिल जाएगी, वोट पर मीटर पर सेंटीग्रेड। ये यूनिट हमको मिल गई यहाँ पर। अब ये जो यूनिट मिल रही है थर्मल कंडक्टिविटी की, इसको हम यहाँ पर देखिए वोट पर मीटर पर केल्विन भी लिख सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर अगर हम केल्विन में लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा वोट पर मीटर पर केल्विन। ये होगी यूनिट यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। अब देखिए हम यहाँ पर डिस्कस, बिकॉज हमने बोला है कि फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल द थर्मल कंडक्टिविटी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी देखेंगे यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी की। सो अब हम डिपेंड करेगा कि हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, या फिर लिक्विड की बात कर रहे हैं, है ना। सो कंडक्शन जो बेसिकली है वो आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों फेसिस में होता है, तीनों मीडियम में होता है बेसिकली। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी सबसे पहले हम देख रहे हैं सॉलिड्स में, है ना। सो सॉलिड्स में देखिए सॉलिड्स में बेसिकली क्या होगा, देखिए सिंपल पहले मैं आपको रिलेशन बता देता हूं कि फॉर सॉलिड्स द टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करने वाले हैं तो उस केस में थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब क्यों डिक्रीज होगी उसकी हम बात करेंगे। देखिए सो सॉलिड्स के केस में देखिए मेटल सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। सो आपका सॉलिड अगर मेटल है, सिंस एज टेम्परेचर इंक्रीज इन द केस ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्स्ट्रा वाइब्रेशन। अब मतलब कि मेटल के केस में होने वाला क्या है कि एक्स्ट्रा वाइब्रेशन की वजह से तो मोमेंटम है फ्री इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज मैंने आपको बताया कि कंडक्शन जो है वो कैसे होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, या फिर आपका लेटिस वाइब्रेशन की हेल्प। सो अगर मेटल की बात कर रहे हैं तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऑटोमेटिकली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर होगा उसकी हेल्प से, फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। सो सिंस इज टेम्परेचर इंक्रीज इन द केस ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्स्ट्रा वाइब्रेशन, की बिकॉज टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली वो इंक्रीज होगी, और जो वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज होगा, तो उसकी हेल्प से आपका कोलिजन मतलब मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था बेसिकली, है ना, उसको जो पाथ मिल रहा था वो डिस्टर्ब होगा उसका पाथ। सो ड्यू टू द एक्स्ट्रा वाइब्रेशन द मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गेट डिक्रीज। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर डिक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली आपका हीट ट्रांसफर रेट जो है वो भी डिक्रीज होगा। सो द मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गेट डिक्रीज एंड हेंस द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस द टेम्परेचर इन द केस ऑफ सॉलिड्स। इन द केस ऑफ सॉलिड्स, और सॉलिड में भी मेटल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्लियर है। सो इन मेटल देखिए, मेटल में बेसिकली एल्यूमिनियम जो है बेसिकली वो एक्सेप्शन केस है, वहां पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ओके, नाउ ये तो हो गया मेटल की बात। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल। तो देखिए नॉन मेटल के केस में क्या हो रहा है, सिंस इन द केस ऑफ नॉन मेटेलिक द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हीट कंडक्टेड बिकॉज ऑफ लेटिस वाइब्रेशन। अब ये देखिए लेटिस वाइब्रेशन में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, लेटिस वाइब्रेशन कब रोल में आता है, जब फॉर नॉन मेटेलिक के लिए क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो मॉलिक्यूल्स बेसिकली प्रेजेंट है ना, तो बेसिकली होता क्या है कि उनका मीन फ्री पाथ, मतलब एक मॉलिक्यूल जब एनर्जी गेन करता है काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी हेल्प से वो बेसिकली मूव
अपने प्लेस से कितना मूव करता है ना, वो जो मतलब कितना मूव, जब तक वो किसी अनदर पार्टिकल से कोलाइड ना करे, है ना, कोलिजन बिटवीन उन पार्टिकल्स के बीच में ना हो, बिकॉज जब कोलिजन होगा तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना। तो वो डिस्टेंस बेसिकली होता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ लेटिस वाइब्रेशन लेटिस अरेंजमेंट जो रहता है अगर नॉन मेटल के लिए केस में, फॉर नॉन मेटेलिक सॉलिड्स के लिए, तो वहां पर होता है क्या कि मीन फ्री पाथ जीरो, बिकॉज पार्टिकल जो है हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट में रहते हैं, है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट में है। तो अब देखिए होगा क्या उसकी हेल्प से, इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा क्या कि अपने प्लेस पे, अपनी पोजीशन पे जो पार्टिकल्स है बेसिकली वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं। तो इस वाइब्रेशन की हेल्प से कंप्लीट एक आपका जो अरेंजमेंट है ना, नॉन मेटेलिक सॉलिड का, वो अरेंजमेंट कंप्लीट जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है। उसकी हेल्प से होता क्या है कि एक वेव जनरेट होती है जिसे हम हीट वेव बोलेंगे इस केस में। तो वो हीट वेव बेसिकली क्या होगी, ट्रांसफर होगी फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, तो ये नॉन मेटेलिक के लिए होता है, इसे हम बोलते हैं लेटिस वाइब्रेशन। ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट होगा उसको हम लेटिस अरेंजमेंट बोलेंगे, और वो बेसिकली वाइब्रेट होगी, उसकी हेल्प से आपका हीट ट्रांसफर होगा, बिकॉज हीट वहां पर हीट वेव जनरेट होगी बेसिकली। ओके, ये चीज क्लियर है। तो कंडक्शन एक तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया, एक आपका हो गया लेटिस वाइब्रेशन की वजह से। नाउ अब देखिए यहां पर वो चीज मैं लिख रहा हूं, द कंडक्शन, द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द हीट कंडक्टेड बिकॉज ऑफ लेटिस वाइब्रेशन, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर फ्रीक्वेंटली, सो द के इज इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस द टेम्परेचर। ओके, so as temperature increases the molecules vibrate more frequently, so the k increases with increases the temperature। तो नॉन मेटेलिक, अगर सॉलिड में भी आपका नॉन मेटेलिक है तो आपका बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली जो वो इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। क्लियर है चीज। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर हम गैसेस की बात करें, तो ये हमने अभी सॉलिड की बात की, नाउ गैसेस की हम बात कर रहे हैं। तो गैसेस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे थर्मल कंडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। क्यों इंक्रीज होगी देखिए। सो इन द केस ऑफ गैसेस, gas, as temperature increases, the velocity of molecules increases. The velocity of molecules increases and hence the number of collision increases and k increases with increased temperature. So यहाँ पर बेसिकली गैसेस के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर मॉलिक्यूल जो बेसिकली है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की, तो वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाएगी। सो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो बेसिकली जो नंबर ऑफ कोलिजन है यहाँ पर वो मतलब डिस्टर्बेंस अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। तो गैसेस के केस में डिस्टर्बेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो कोलिजन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी हेल्प से आपका थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। ये चीज होगी क्लियर यहाँ पर ना। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। देखिए लिक्विड के केस में क्या हो रहा है, फॉर लिक्विड द एक्सपेरिमेंटल शोज दैट द थर्मल कंडक्टिविटी गेट डिक्रीज। सबसे पहले हमने सॉलिड्स के लिए देखा, सॉलिड में आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक भी डिपेंड करता है। देन उसके बाद में हमने देखा गैसेस के लिए जहां पर आपका थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। उसके बाद आ गया लिक्विड। तो लिक्विड के लिए केस में क्या हो रहा है, देखिए एक्सपेरिमेंटली हमको रिजल्ट मिलता है दैट थर्मल कंडक्टिविटी गेट डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस द टेम्परेचर। लिक्विड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, बट द एक्सेप्शन इज वाटर। वाटर जो बेसिकली इसका थोड़ा अलग रहता है फिनोमिना, तो ये मैंने एक्सेप्शन लिख दिया पर वाटर, बाकी जो लिक्विड है उसके लिए हम लिखेंगे द टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने पे थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। नो अब यहां पर देखिए मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है थर्मल कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर में। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया हमने ये लिक्विड्स के लिए किया कि टेम्परेचर इंक्रीज इस एक्सिस एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और थर्मल कंडक्टिविटी वाई एक्सिस पे। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है फॉर द केस ऑफ लिक्विड, है ना। ये अरेंजमेंट होगा। नाउ सेकंड यहां पर देखिए ये वाला डायग्राम, ये जो सेकंड कर्व है बेसिकली ये वाटर के लिए। सो वाटर के केस में देखिए इनिशियली क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, जो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, बट ओनली फॉर वाटर, है ना। ओनली फॉर वाटर के केस में आपके पास ऐसा होता है। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो कर्व है सेकंड कर्व है ये वाटर के लिए है कि इनिशियली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है लिक्विड के लिए, नॉट फॉर लिक्विड, फॉर वाटर, है ना, ओनली वाटर की हम बात कर रहे हैं। सो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट एक टेम्परेचर के बाद, और वो जो टेम्परेचर वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो बेसिकली उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर के लिए भी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इस टेम्परेचर तक होता क्या है यहां पर वाटर के केस में कि जो डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं फॉर वाटर,
वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। तो जब तक इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है ना, जब तक इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपका थर्मल कंडक्टिविटी जो रहेगा वाटर के लिए वो भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है चीज? सो इसको एक्सेप्शनल एज एक्सेप्शन टाइम आप कंसिडर कर सकते हो वाटर को, और नॉर्मल लिक्विड के लिए आप याद रख सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज। आपको गेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का ना फॉर वाटर। सो यहां पर देखिए वाटर के लिए इनिशियली क्या हो रहा है, के इंक्रीज कर रहा है एंड देन द के जो है वो डिक्रीज कर रहा है। के मींस थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, व्हेन द इंक्रीजेस इन द टेम्परेचर। तो गाइस नेक्स्ट अब देखिए यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय। सो अलॉयज के लिए, अलॉय बेसिकली क्या है, मतलब दो डिफरेंट मेटल से अगर हम कंबाइन करके बनाते हैं तो उसे हम अलॉय बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो अलॉय के लिए देखिए क्या हो रहा है बेसिकली, when the two metals are going to aid, when the two metals are going to aid, okay, देखिए यहां पर when the two metals are going to aid to form an alloy, for example अगर हम बात करें तो लाइक ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम से। सो ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम से बना होता है। सो अब यहां पर देखिए हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन है इन अलॉय, in alloy decrease the flow of free electron, hence the thermal conductivity significantly decrease. So alloys में बेसिकली क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका जो मोमेंटम होता है ना, फ्लो जो होता है वो डिक्रीज होता है अगर हम इंडिविजुअल अगर मेटल की बात करें। लेकिन जब अलॉय होगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका जो मोमेंटम वो डिक्रीज होगा, फ्लो जो है वो डिक्रीज होगा। तो उस वजह से क्या आ गई, थर्मल कंडक्टिविटी वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करती है बहुत हायर रेट में। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि इंडिविजुअल कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 401 वॉट पर मीटर पर केल्विन है। एल्यूमिनियम के लिए 237 है। लेकिन जब आप अलॉय इन दोनों का मिक्सचर बना दे रहे हो, है ना, एक फिक्स प्रोपोर्शनल में रहता है ये। सो अलॉय आप देख रहे हो कि जो ब्रॉन्ज अलॉय है बेसिकली इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी ओनली 52 है, एल्यूमिनियम से भी कम और कॉपर से भी कम। तो यहां पे आप देख सकते हो कि थर्मल कंडक्टिविटी का रिलेशन प्योर जो मेटल्स है उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी। उसके बाद में आपका आता है मेटेलिक अलॉय, है ना, अलॉय की मतलब नॉन मेटल से तो ज्यादा होगी लेकिन प्योर मेटल से काफी कम रहेगी। उसके बाद आता है नॉन मेटल्स, देन उसके बाद में लिक्विड से कम इंसुलेटर से कम गैसेस। सो गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी देख सकते हो आप कम रहती है और मेटल के लिए हाई रहती है। सो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तो उससे आप हीट ट्रांसफर रेट को डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, है ना, बिकॉज हीट ट्रांसफर रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल कंडक्टिविटी पे। तो आप यहां से देख सकते हो कि जब कंडक्शन की हम बात करते हैं तो हम या तो बात करेंगे सॉलिड्स के लिए या फिर हम बात करेंगे लिक्विड्स के लिए। बिकॉज गैसेस में अगर आप कंडक्शन की बात करोगे तो बहुत कम रहता है कंडक्शन, है ना, गैसेस में आप देख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी मिनिमम है फॉर द केस ऑफ गैसेस। ओके, अब यहां पर देखिए हम यहाँ पर डिटेल में मेटल में अगर हम बात करें तो कॉपर के लिए यहाँ पर हाईएस्ट है देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, देन उसके बाद में एल्यूमिनियम के लिए, उसके बाद में लो कार्बन स्टील्स, देन उसके बाद में अलॉय स्टील्स, देन उसके बाद में ब्रिक, देन आइस, देन वाटर, देन गैस के लिए अगेन मिनिमम। तो ये आप एक रफली मतलब ये जो है अरेंजमेंट जो है मतलब इसका रिलेशन जो है कोरिलेशन वो आप याद रख सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी मैंने लिखे, देखिए सैंपल वैल्यू ऑफ के थर्मल कंडक्टिविटी के लिए कुछ एग्जांपल लिखे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट यहाँ पर रहेगी थर्मल कंडक्टिविटी की वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो मेटल्स के लिए देखिए सिल्वर के लिए 410, है ना, तो सिल्वर के लिए यहाँ पर हो गया 410, देन उसके बाद में कॉपर 385, एल्यूमिनियम 202, आयरन 73, देन स्टील 43, देन उसके बाद में वुड 0.15, वाटर 0.51 और एयर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर है 0.023। अगर आप देखिए सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम इन मेटल से कंपेयर करोगे तो नेग्लिजिबल है यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी जो है गैसेस के लिए। सो थर्मल डिफ्यूजिविटी एक टाइम हम डिफाइन करते हैं, इसका यूज हम आगे काफी करेंगे। थर्मल डिफ्यूजिविटी सिंपली क्या है, अल्फा इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर के तो हमने पढ़ा थर्मल कंडक्टिविटी, के अपॉन डेंसिटी इंटू सीपी, है ना, डेंसिटी इंटू सीपी से अगर हम डिवाइड कर दे थर्मल कंडक्टिविटी तो हमको मिलता है अल्फा, और वो अल्फा बेसिकली है थर्मल डिफ्यूजिविटी और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। डिफ्यूजिविटी की तरह थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है मास ट्रांसफर में जो डिफ्यूजिविटी डीएबी पढ़ते हैं उसकी तरह थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा की यूनिट जो है वो भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। सो यहाँ पर रो है डेंसिटी एंड सीपी है स्पेसिफिक हीट। ओके गाइस,
थर्मल डिफ्यूजिविटी हम लिखते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सीपी, यूनिट इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड यहाँ पर रो जो है डेंसिटी है, सीपी जो है स्पेसिफिक हीट है. सो हायर द थर्मल डिफ्यूजिविटी, सो अगर हायर थर्मल डिफ्यूजिविटी है मीन्स द लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट टू पेनिट्रेट इनटू द सॉलिड्स. ये चीज देख सकते हैं कि अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी जो टर्म डिफाइन कर रहे हैं अगर वो हाई है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हीट है वो सॉलिड में पेनिट्रेट करेगी जल्दी से, मतलब फास्ट पेनिट्रेट करेगी, है ना. पेनिट्रेट मतलब कि हीट ट्रांसफर ही हुआ उसका मतलब. तो यहां पर देखिए अल्फा जो थर्मल डिफ्यूजिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, थर्मल कंडक्टिविटी के. तो इसलिए अगर थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी तो थर्मल डिफ्यूजिविटी भी हाई होगी, और अल्टीमेटली उसका मतलब क्या है, द लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट टू पेनिट्रेट इनटू द सॉलिड्स. अब नेक्स्ट में लिख रहा हूं कि थर्मल कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर डिफाइन मतलब कि अफेक्ट करते हैं. सो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी, फर्स्ट वन इज द केमिकल कंपोजिशन, है ना. केमिकल कंपोजिशन आपके मेटल का क्या, देन उसके बाद में टेम्परेचर एंड द प्रेशर, देन इसके बाद आता है फेसिस इन्वॉल्व, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जैसा हमने देखा कि सॉलिड के लिए हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद लिक्विड के लिए, उसके बाद में गैसेस के लिए. देन वॉइड फ्रैक्शन एंड द पोरोसिटी इन सॉलिड्स. सो सिंपली आप एक रिलेशन लिख सकते हो कि सॉलिड्स के लिए हाईएस्ट रहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, देन उसके बाद लिक्विड के लिए, और लिक्विड से कम रहेगी गैसेस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी. ओके. सो अब आता है मैकेनिज्म ऑफ द हीट कंडक्शन. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है मैकेनिज्म हीट कंडक्शन का, बट फिर से हम यहां पर देखते हैं कि हीट कंडक्शन जो है बेसिकली कंडक्शन टेक प्लेस इन एनी सब्सटेंस लाइक लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस. इट इज ए माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना. ये जो कंडक्शन है बेसिकली वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना होता है. सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो जो कंडक्शन है वो होता है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प से और लेटिस वाइब्रेशन की हेल्प से, लेटिस वाइब्रेशन मोमेंटम की हेल्प से फॉर नॉन मेटेलिक सॉलिड्स के लिए, ना. फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये आप लिख सकते हो मेटेलिक, है ना, मेटल्स के लिए, मेटल के लिए ये होगा, और नॉन मेटल के लिए लेटिस वाइब्रेशन. तो मेटल्स के लिए मैंने लिखा फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के लिए लेटिस वाइब्रेशन मूवमेंट बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट और वेरी लेस. मतलब नॉन मेटल के केस में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन या तो एब्सेंस रहता है या फिर बहुत कम रहता है ना. तो वहां पर डोमिनेट क्या करता है आपका लेटिस वाइब्रेशन. सो इसके अलावा एक टर्म मैंने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड. देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हम डिफाइन करते हैं, इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल द मॉलिक्यूल्स आर वेल अरेंज्ड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में जो मटेरियल है बेसिकली, सॉलिड मटेरियल जो बेसिकली होता है उसमें मॉलिक्यूल्स है वो वेल अरेंज्ड होते हैं. हेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड have a large value of thermal conductivity as compared to metal, for example the diamond. So crystalline solid जो है इसका एग्जांपल हो गया डायमंड. अब डायमंड की जो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई रहती है कंपेयर टू प्योर मेटल से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो. ओके. तो डायमंड की आप देख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी 2300 वोट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए कोहेसिव फोर्सेस का मतलब हुआ intermolecular attraction forces between the two molecules of the same substance. तो पहला तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, देन उसके बाद में लेटिस वाइब्रेशन जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं वर्बली आपके साथ में, लेकिन फिर से एक बार यहां पर देखिए नोट्स आप अच्छे से बना लो, इस वजह से ये मैंने पैराग्राफ जो यहां पर लिखा है. द लेटिस वाइब्रेशन देखिए सिंस इन द सॉलिड द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्वाइट लार्ज, है ना. मतलब कोहेसिव फोर्सेस जो मैंने बोला था कि मीन फ्री पाथ 0 होता है, उसका रीजन यही है कि सेम सब्सटेंस जो उसके टू मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस रहते हैं. तो वो मतलब मूव नहीं होते हैं, है ना, अपने प्लेस पे वो वाइब्रेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल पार्टिकल्स, बट वो मूव नहीं होते. मीन फ्री पाथ जो है उनका वो 0. मीन फ्री पाथ का मतलब तो मैंने बताया, कोई पार्टिकल एक एनर्जी गेन करेगा तो वो कितना मूव कर रहा है जब अनदर पार्टिकल से उसका मतलब कि कोलिजन हो रहा है, उस जो डिस्टेंस होता है बेसिकली उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, है ना. सो ये 0 रहेगा बिकॉज यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस होता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. हेंस द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू मूव एनी डिस्टेंस एंड दे अरेंज इन अ सॉलिड इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट इन अ पीरियोडिक मैनर एंड दिस अरेंजमेंट इज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द लेटिस, और उस प्रॉपर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लेटिस. Due to its own kinetic energy in the molecules start vibrate on their position and they interact with another molecules by a vibration. Hence a wave is induced in a substance which flows from the higher temperature to lower temperature. ये आपका हो गया lattice vibration for non-metallic solids. Okay guys, तो ये था यहाँ पर बेसिकली मतलब कि कंडक्शन के लिए फिनोमिना, मैकेनिज्म ऑफ द हीट कंडक्शन. नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेक्शन पार्ट. ओके गाइस,
देखिए कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन जो है बेसिकली एक इंडिविजुअल फिनोमिना आप इसको नहीं बोल सकते हो। सेकंड फिनोमिना हम सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डिस्कस कर रहे हैं, कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमिना, इट इज कंडक्शन विद मोशन, इट इज कंडक्शन विद मोशन इन द फ्लूइड। बिकॉज हमको पता है कि फ्लूइड के केस में आपका कंडक्शन भी होगा, है ना, बिकॉज कंडक्शन आपका सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के फेसिस में होता है, तीनों मीडियम में हो रहा है। तो कन्वेक्शन जो है वो इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है, इट इज कंडक्शन विद मोशन in the fluid because the flow of motion in fluid affect the basic mode of heat transfer, and convection phenomena mode is only concerned with fluid liquid and gases, not in the solids. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, देखिए ये आपके पास में एक प्लेट है, ओके। सो इस प्लेट पे बेसिकली फ्लूइड फ्लो कर रहा है, क्लियर है, इसका टेम्परेचर T इन्फिनिटी है। सो यहां पर देखिए अभी जो ट्रांसफर होने वाला, देखिए इस ये जो वॉल यहाँ पर है, प्लेट जिसे हम बोल रहे हैं, इसका टेम्परेचर हाई है कंपेयर टू जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके टेम्परेचर से, है ना, इसको। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली होगा क्या कि ये जो टेम्परेचर यहाँ पर जब जो कांटेक्ट में आएगा लिक्विड इस सरफेस के, बेसिकली वहां पर हीट कैसे ट्रांसफर होने वाला है, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। और यहाँ पर बाकी जो एरिया रहेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, है ना, तो उसका डेंसिटी फिर लो रहेगा, तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स रहेगा बेसिकली पार्टिकल, वो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज उसकी डेंसिटी हाई रहेगी, है ना, फ्री कन्वेक्शन जो होता है उस तरीके से, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। डायरेक्शन फ्लो तो यहाँ पर फ्लूइड का ये वाला है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो कन्वेक्शन एंड कंडक्शन पैरेलली यहाँ पर हो रहा है, सरफेस पे आपका कंडक्शन होगा एंड यहाँ पर जो फ्लूइड है बेसिकली लिक्विड जो उसमें आपका क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। सो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए प्लेट, ये सिंपल समझ आ रही है चीज आपको। कन्वेक्शन आगे डिस्कस करेंगे। कन्वेक्शन आपका दो टाइप का होता है, फर्स्ट नेचुरल कन्वेक्शन जिसे हम फ्री कन्वेक्शन भी बोलते हैं, और सेकंड आपका होता है फोर्स कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि जो हीट एनर्जी जो ट्रांसफर बेसिकली वो किसकी हेल्प से होता है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है चीज। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए फॉर कन्वेक्शन के लिए हम देखिए कंडक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। देन उसके बाद में कन्वेक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं न्यूटन्स लॉ। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली होता है Q इज इक्वल टू H इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी। सो हम यहां लिख सकते हैं कैपिटल Q, बिकॉज स्मॉल q जो है ये हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन A, वो फ्लक्स हो जाएगा हीट ट्रांसफर रेट अपॉन A। सो हीट ट्रांसफर रेट Q इज इक्वल टू H इंटू A इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, H इंटू A इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी, वेयर H इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किसके लिए डिपेंड कर रहे हैं हम, कन्वेक्शन के लिए। सो द मोशन इन द फ्लूइड कैन बी इंड्यूस्ड बाय टू वेज, आइदर बाय नेचुरली और बाय द फोर्स। मतलब कि दो टाइप का हो गया आपका कन्वेक्शन, नेचुरली कन्वेक्शन जिसे हम फ्री कन्वेक्शन बोलते हैं, एंड द फोर्स कन्वेक्शन, है ना, फोर्स फुली। When the motion of fluid is induced by natural phenomena is called the natural convection, or the motion in fluid is induced by forcefully is called the force convection। ये चीज क्लियर है, सिंपल है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए कन्वेक्शन एनर्जी बैलेंस ऑन फ्लो चैनल। एक फ्लो चैनल सिंपल हमने एक ट्यूब कंसिडर कर लिया जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, मास जो है वो मास फ्लो रेट जो हो जाएगा m डॉट, ओके। हीट ट्रांसफर रेट Q यहाँ पर है, इसका टेम्परेचर Ti है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर T है। सो कन्वेक्शन इन अ चैनल, सो Q इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर mCp इंटू TE माइनस TI। तो यहाँ पर देखिए जो mCp ये बेसिकली मेरा मास फ्लो रेट है ना। सो m इज द फ्लूइड मास फ्लो रेट, Cp इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड, एंड T इज द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, एंड TI इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, ओके। तो यहां पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू mCp इंटू TE माइनस TI, मतलब टेम्परेचर एट एग्जिट लोकेशन माइनस टेम्परेचर एट इनलेट लोकेशन। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। अब देखिए सेकंड में लिख रहा हूं यहां पर इक्वेशन 1 जो है बेसिकली, है ना, इक्वेटेड टू ए कन्वेक्शन रिलेशन के साथ हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं, बिकॉज हमको पता है कि Q जो है वो आपका होता है H इंटू A, H इंटू A इंटू H इंटू Q जो है बेसिकली हम डिफाइन कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू H इंटू A इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी, या T1 माइनस T2 आप लिख सकते हो। ये सरफेस माइनस इन्फिनिटी टेम्परेचर, ये हम कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, ये जो सरफेस हमने लिया था, है ना, यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर TS है, तो यहाँ पर इसलिए TS माइनस T इन्फिनिटी आया था।
यहां से इसको इक्वल करके बेसिकली हम लिख सकते हैं, देखिए Q इज इक्वल टू एम सी पी इंटू टी ई माइनस टी आई इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू टी डब्ल्यू एवरेज माइनस ऑफ टी फ्लूइड एवरेज, है ना, टी डब्ल्यू माइनस टी फ्लूइड एवरेज। सो यहाँ पर देखिए टी आई एंड टी फ्लूइड आर द एवरेज टेम्परेचर, और ए जो बेसिकली यहाँ पर ये है मेरा सरफेस एरिया ऑफ फ्लो चैनल इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड। सरफेस एरिया बेसिकली है ये ऑफ द फ्लो चैनल इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड। फ्लूइड के डायरेक्टली जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है फ्लो चैनल का जो एरिया है ना, वो एरिया आपका यहाँ पर हीट ट्रांसफर के लिए यूज होगा। ओके, या वो आपका सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन, जहां पर आपका पार्टिकल मूवमेंट किसका हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है ना। नाउ अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर रेडिएशन की। ओके गाइस, तो देखिए रेडिएशन थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि जो रेडिएशन बेसिकली जनरली हायर टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए कोई भी मीडियम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो एज इन द कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर द मीडियम इज रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट हो गया मीडियम जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वो आपका मीडियम है। सो रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। द मीडियम इज आइदर सॉलिड, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, है ना। सॉरी, ये मीडियम की मैं बात किसमें कर रहा हूं, ये कंडक्शन के लिए बोल रहा हूं। द मीडियम इज आइदर सॉलिड, लिक्विड और मे बी गैस इन द केस ऑफ conduction, or the medium is either liquid or gas in the case of convection. But there is unit mode of heat transfer which does not require any medium is called the radiation. आप अगर वैक्यूम भी रखो तो भी आपका रेडिएशन होगा, है ना, बस इन कंडीशन ये है कि वहां पर हायर टेम्परेचर हो। सो इन रेडिएशन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन की टाइम में आपका जो एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी बेसिकली वो ट्रांसफर होता है। दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ओके गाइस, सो यहां पर हम लिख रहे हैं थर्मल रेडिएशन हैविंग ए सर्टेन वेवलेंथ, है ना। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हो, फोटोन, है ना, तो वहां पर आपका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। देखिए सर्टेन वेवलेंथ, सो ये वेवलेंथ का देखिए रेडिएशन के लिए मतलब थर्मल रेडिएशन के लिए वेवलेंथ हम डिफाइन कर रहे हैं 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 माइक्रोमीटर। When it falls on object get heated, है ना, जब वो वेव बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करेगी तो वो ऑब्जेक्ट बेसिकली जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गेट कूल। अगर उस पर आ रही है जो वेव है थर्मल रेडिएशन वेव, तो आपका जो बॉडी है बेसिकली जो पार्टिकल जिस पे भी मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर नहीं आ रही तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। सो द ऑब्जेक्ट गेट कूल, है ना, अगर जस्ट आप रिमूव करो तो देखो कि आपका ऑब्जेक्ट कूल हो रहा है। सो दैट रेडिएशन इज कॉल्ड द थर्मल रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। और थर्मल रेडिएशन के लिए हम डिफाइन करते हैं, देखिए इमिट एनर्जी एट अ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है ना, रेडिएशन में। और ये हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर ब्लैक बॉडी। हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हीट वेव है वो किसी ब्लैक बॉडी पे बेसिकली स्ट्राइक कर रही है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सिंपल रेट इज, देखिए एक तो हो गया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 4 एंड द सेकंड इज द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो यहां पर हम Q जो है वो लिख रहे हैं Q इमिट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A इंटू T⁴। ये हमने देखा कि Q जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, T⁴ के प्रोपोर्शनल है, एंड सिग्मा यहाँ पर बेसिकली क्या है, सेम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप बोल सकते हो फॉर रेडिएशन, और आप इसको बोल सकते हो स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बिकॉज ये साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने डिफाइन किया था। और ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। अब यहां पर देखिए जस्ट सिग्मा की यूनिट हम यहां से लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू T⁴। तो वही चीज देखिए वोट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन टेम्परेचर पावर 4। तो इसको सिंपली आप याद रख सकते हैं। देखिए सिग्मा की वैल्यू अगर आपको याद रखनी है तो देखिए सबसे पहले लिखिए 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो ये हो जाता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ 5, 6, 7, 8। इस वे में याद रख सकते हो ना। और यूनिट आपकी वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4 यहां पर होगी। ये हो गया आपका थर्मल रेडिएशन के लिए हीट ट्रांसफर रेट का रिलेशन। अब हमने ये ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन किया। अगर आप नॉन ब्लैक बॉडी डिस्कस करोगे, नॉन ब्लैक बॉडी के लिए हीट ट्रांसफर रेट चेक करोगे रेडिएशन के थ्रू, तो Q इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा एप्साइल इंटू सिग्मा इंटू A इंटू T⁴ माइनस T⁴, वेयर दिस एप्साइल इज द इमिसिविटी। इसको हम बोलते हैं इमिसिविटी, और ये फ्रैक्शन होता है 0 से 1 के बीच वेरी करता है। सो Q यहां पर हो गया Q इज इक्वल टू एप्साइल इंटू सिग्मा इंटू A इंटू T⁴ माइनस T⁴। ये जनरल लिख लिया अभी ना, T⁴ माइनस T⁴ टेम्परेचर डिफरेंस।
ओके गाइस, तो ये आपका हो गया रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। सो अब वन बाय वन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को। ओके गाइस, सो इसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, एंड इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज है, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलती है कंप्यूटर अकेडमी के ऐप पर। ओके गाइस, सो इसके साथ ही नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हीट ट्रांसफर का, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन। कंडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कंडक्शन में, द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस। ओके, द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस ये टॉपिक रहेगा। उसमें देखिए हम डिस्कस करेंगे फोरियर इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन, ये सब इक्वेशन हम डिराइव करेंगे और इनमें डिफरेंस हम देखेंगे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।